नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी साथी बिहार जीविका का एग्ज़ाम देने वाले हैं 26 के बाद, ठीक है, और एरिया कोऑर्डिनेटर वाले, ठीक है, यानी एरिया कोऑर्डिनेटर वाले जो 26 तारीख से एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग पहले यहाँ से ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। ये दोनों पदों के लिए है, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, दोनों पदों के लिए है। तो जो पहले एग्ज़ाम देंगे वो आप लोग यहाँ से ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्ट नॉलेज का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन जो है ज़रूर करके जाइएगा। क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज का अगर आप लोग यहाँ से रिवीजन करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में इससे बाहर नहीं रहने वाला है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से रहने वाला है, ठीक है। बस आपको इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में जो है आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट नॉलेज का। यानी इस बुक में टोटल 5 चैप्टर दिया गया है सब्जेक्ट नॉलेज का। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, जिसमें हम पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और सबसे बड़ा चैप्टर है पार्ट 2, यानी चैप्टर नंबर 2 जो है गरीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं और उनकी विशेषताएं। इसमें बहुत सारे छोटा-छोटा पार्ट बना हुआ है और उसमें सारे पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अलग-अलग है, ठीक है। यानी 500 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस जो है चैप्टर में दिया हुआ है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन जो है ज़रूर करके जाइएगा, जो भी साथी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोग हमारे पेड ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे बुक का जो है नोट्स मिल रहा है, हाइलाइट्स पीडीएफ मिल रहा है, ताकि आप लोग कम समय में जो है यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे जो है नोट्स मिल जाएगा, जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स है वो सारे नोट्स आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में। लेकिन अगर आप लोग इस बुक इस वीडियो से जाते हैं तो मात्र आपको आज 49 रुपये में मिलेगा। अगर आप लोग इस वीडियो देखने के बाद परचेज करेंगे तो मात्र आपको जो है 49 रुपये में जो है ये सारे नोट्स मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जो है मैसेज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है नंबर दिया गया है, इस नंबर से जल्दी से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। मात्र आपको 49 रुपये में जो है सारे नोट्स मिल जाएगा 6 बुक का, ठीक है। आपका जो एग्जाम होने वाला है कब से, तो देखिए ये 6 बुक है, ये 6 बुक का आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है एरिया कोऑर्डिनेटर का वो 26 नवंबर से, तो अभी भी 5 से 7 दिन है। अगर आप लोग चाहते हैं तो अच्छे तरीके से यहाँ से रिविजन कर सकते हैं हाईलाइट पीडीएफ लेके, ठीक है। और जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है एग्जाम 4 दिसंबर से, इसके पास अभी बहुत समय है, ये आराम से 4 से 5 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ये साथी भी जो है सीसी का, वो तो आप लोग यहाँ से एक बार पीडीएफ ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय है, आप लोग अच्छे से यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पीडीएफ आप लोग एक बार ले लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है सारे सेट का जो है सारे बुक का जो है आपको हाइलाइट्स पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। लगभग 6 बुक का, यानी 6 बुक का मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से जाइए और व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज का काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उससे पहले जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड होगा, ठीक है, ये वाला, तो इसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिल सके। तो सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इस सारे चैप्टर को जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं और उनकी विशेषताएं हैं। और प्रथम पॉइंट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि देखिए मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। हम लोग इसका जो है डीपली सोल्यूशन नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट जो है यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 2005 में पारित हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत प्रति परिवार कितने दिन काम देने की गारंटी है। मनरेगा के तहत प्रति परिवार को कितने दिनों तक काम देने का गारंटी प्राप्त है। तो दोस्तों 100 दिनों तक, यानी एक वर्ष में 100 दिनों का जो है रोजगार मिलेगा, ठीक है। चलिए मनरेगा के तहत रोजगार मांगने पर रोजगार उपलब्ध ना होने पर क्या दिया जाता है। तो अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग यहाँ से रिवीजन जो है जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है। मनरेगा योजना के तहत मजदूरी का जो भुगतान होता है वो कैसे किया जाता है, तो सीधा बैंक खाते में, यानी बैंक खाते में सीधा मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनरेगा योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा यानी ग्रामीण इलाकों में अकुशल श्रम को रोजगार प्रदान करना। ग्रामीण इलाकों में अकुशल श्रम को रोजगार प्रदान करना, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा किस प्रकार का अधिनियम है? मनरेगा किस प्रकार के अधिनियम है? तो रोजगार अधिकार अधिनियम है, ठीक है। चलिए, मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जो है ये पंचायत को होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनरेगा का प्रारंभ किस जिले में हुआ है? मनरेगा का जो प्रारंभ हुआ था वो किस जिले में हुआ था? तो अनंतपुर जिला में हुआ था। और कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। और ये 2006 में स्टार्ट हुआ था, 2006 में स्टार्ट हुआ था मनरेगा, ठीक है। चलिए, मनरेगा में रोजगार किसके लिए गारंटीकृत है? मनरेगा में रोजगार किसके लिए गारंटीकृत है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण परिवारों के लिए है। दोस्तों सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा जो है कराए जाने का प्रावधान है? मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा कराए जाने का प्रावधान है? तो 50% हो जाएगा, ठीक है। मनरेगा के तहत किस स्तर पर योजना की निगरानी की जाती है? मनरेगा के तहत किस स्तर पर योजना की निगरानी की जाती है? तो मंडल स्तरीय समिति के स्तर पर जो है निगरानी की जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत काम मिलने पर मजदूरी किस आधार पर मिलती है? मनरेगा के तहत काम मिलने पर मजदूरी किस आधार पर मिलती है? तो रोजाना काम के हिसाब से मिलती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी तय करती है? मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी तय कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी ये दोनों करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की अधिनियम दूरी कितनी होनी चाहिए? मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की अधिनियम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 5 किमी हो जाएगा, 5 किमी हो जाएगा, यानी 5 किमी के अंदर जो है आपको रोजगार मिलेगा, ठीक है। चलिए, मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान कितने दिनों में किया जाना अनिवार्य है? मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान कितने दिनों में किया जाना अनिवार्य है? तो 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर हो जाएगा, ठीक है। मनरेगा में महिला सहभागिता का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? मनरेगा में महिला सहभागिताओं का न्यूनतम प्रतिशत कितना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी जो है 33%। न्यूनतम प्रतिशत कितना अनिवार्य है? तो 33% हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मनरेगा किस अनुच्छेद से प्रेरित है? मनरेगा किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 41 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा में कितनी आयु से ऊपर के व्यक्ति को कार्य का अधिकार है? मनरेगा में कितनी आयु से ऊपर के व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है? तो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मनरेगा अधिनियम लागू करने वाली पहली यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? मनरेगा अधिनियम लागू करने वाले पहले यूपीए सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। चलिए, काम नहीं तो भत्ता का प्रावधान किस अधिनियम में हुआ था? काम नहीं तो भत्ता का प्रावधान जो है किस अधिनियम में हुआ था? तो ये मनरेगा में हुआ था, ठीक है। चलिए, मनरेगा के अंतर्गत कौन सी पहचान अनिवार्य है? मनरेगा के अंतर्गत कौन सी पहचान अनिवार्य है? तो दोस्तों हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा में मजदूरी और सामग्री पर अधिकतम खर्च का अनुपात क्या है? मनरेगा में मजदूरी और सामग्री पर अधिकतम खर्च का अनुपात जो है वो कितना है? तो हो जाएगा 60:40, यानी मजदूरी 60 और खर्च जो है 40 है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया था? मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया था? तो 2010 में किया था, ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत कौन सा कार्य प्राथमिकता में आता है? मनरेगा के अंतर्गत कौन सा कार्य जो है वो प्राथमिकता में आता है? तो ये हो जाएगा जल संरक्षण व भू संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मनरेगा योजना में सामाजिक अंकेक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है? मनरेगा योजना में सामाजिक अंकेक्षण की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ग्राम सभा का होता है, ठीक है। चलिए, मनरेगा की निधि किस खाते में जमा होती है? मनरेगा की निधि जो है किस खाते में जमा होती है? तो केंद्र सरकार, यानी केंद्र समेकित कोष में जमा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मनरेगा में शिकायत निवारण की व्यवस्था किस स्तर पर होती है? मनरेगा में शिकायत निवारण की व्यवस्था किस स्तर पर है? तो शिकायत निवारण की जो व्यवस्था है
दोस्तों ये सभी स्तर पर है, यानी ग्राम पंचायत पर भी, ग्राम पंचायत में भी शिकायत कर सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर भी शिकायत कर सकते हैं और जिला स्तर पर भी शिकायत कर सकते हैं। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए मनरेगा में प्रत्येक जिले के लिए कौन सी इकाई नोडल एजेंसी होती है? मनरेगा में प्रत्येक जिले के लिए कौन सी इकाई नोडल एजेंसी होती है? तो जिला परिषद होती है, जिला परिषद होती है। ठीक है, चलिए मनरेगा के अंतर्गत सबसे अधिक धन किस पर खर्च होता है? तो मनरेगा के अंतर्गत सबसे अधिक धन जो है वो मजदूरी पर खर्च होता है, मजदूरी पर खर्च होता है। ठीक है, मनरेगा का सीधा लाभ किससे मिलता है? मनरेगा का सीधा लाभ जो है वो किससे मिलता है? तो ग्रामीण गरीब मजदूर से, ग्रामीण गरीब मजदूर से मिलता है। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। मनरेगा का उद्देश्य कौन सा नहीं है, यानी कौन मनरेगा का उद्देश्य नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का कुशल श्रम प्रदान करना, यानी एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का कुशल श्रम प्रदान करना ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बाकी जो है उत्पादक कृषियों का निर्माण, जीविका निश्चितता का लाभ, महिला संरक्षण सुनिश्चित करना, ये सभी जो है मनरेगा का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए DAY NRLM का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो DAY मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना और NRLM का फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या है कि बताइए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीबों को कौशल विकास के माध्यम से अस्थायी आजीविका प्रदान करना, जो ग्रामीण गरीब महिला है उसको अस्थायी जो है आजीविका प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका विशेषता क्या है? तो हो जाएगा या राज्यों को अपनी विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्य योजना बनाने के लिए एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंत्योदय जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? अंत्योदय शब्द का जो है अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान। अंत्योदय शब्द का जो अर्थ होता है सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 2011 में लॉन्च किया गया था। 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, आपसे स्थापना पूछ सकता है, तो 2011 में जो है इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? कौन सा मंत्रालय इसको जो चलाता है? तो हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस पिछली योजना का पुनर्गठित संस्करण है? किसका ये संस्करण है? पुनर्गठित करके जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया था। तो दोस्तों ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को जो है पुनर्गठित करके जो है 2011 में इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, SHG बनाया जाता है, स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। ठीक है, चलिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कमजोर समूह में कौन शामिल है? तो कमजोर समूह में दोस्तों ये भूमिहीन मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, विकलांग व्यक्ति, निराश्रित व्यक्ति, ये सभी शामिल है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्प को सुधारने का जो है किस प्रकार का प्रयास करता है? किस प्रकार का जो है प्रयास करता है? ठीक है, क्षेत्रीय क्षेत्र में जो है सुधारने के लिए। तो दोस्तों हो जाएगा यानी स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके, स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है इसको विस्तार किया जाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है इसको निर्धनों को जो है सुधार किया जाता है। ठीक है, तो केवल दो सही है, केवल दो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों को किस तक
पहुंच प्रदान करना है, गरीब परिवार को किस तक जो है पहुंच प्रदान करना है, तो लाभकारी स्वरोजगार और कुशल आधारित रोजगार प्राप्त करने के लिए, लाभकारी स्वरोजगार और कुशल आधारित रोजगार प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कौन सी गतिविधियां आजीविकाओं को बढ़ावा देने में मदद करती है, यानी कौन सी गतिविधियां जो है वो आजीविकाओं को बढ़ावा देने में मदद करती है। तो ये हो जाएगा यानी पशुपालन, कृषि, गैर कृषि गतिविधियां, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का उद्देश्य क्या है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का जो है उद्देश्य क्या है। तो सदस्य की व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता क्षमताओं को विकसित करने में मदद करना, सदस्य की व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता क्षमताओं को विकसित करने में मदद करना, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का संबंध किससे है, दीनदयाल अंत्योदय उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का संबंध किससे है। तो ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और जो है रोजगार से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह में आमतौर पर कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में यानी SHG में कम से कम जो है 10 से 20 जो है सदस्य शामिल होते हैं, 10 से 20 के बीच जो है सदस्य शामिल होते हैं। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष किया था। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2016 में, 2016 हो जाएगा, ठीक है। यानी सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब किया था, यानी इसका स्थापना 2011 में हुआ था, ठीक है। इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब किया था, तो 2016 में, 2016 में किया था। तो ऑप्शन इसका जो है सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का वित्त पोषण कौन करता है, वित्त पोषण कौन करता है। तो हो जाएगा दोस्तों ये भारत सरकार एवं विश्व बैंक, भारत सरकार एवं विश्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण गरीबों को कौन सी वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है, ग्रामीण गरीबों को कौन सी वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है। तो बैंक ऋण और क्रेडिट सुविधाएं, बैंक ऋण और क्रेडिट सुविधाएं जो है प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम किसे प्रदान किया जाता है, कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम किसे प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी, ग्रामीण युवाओं को प्रदान किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत SHG बैंक लिंकेज की शुरुआत किसने की, SHG बैंक लिंकेज की शुरुआत किसने की। तो ये नाबार्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी नाबार्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाता है, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को क्या प्रदान किया जाता है, स्वयं सहायता समूह को क्या प्रदान किया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह बनाने में किनकी भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी किनकी भागीदारी पर जो है वो विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं को जो है सहायता दी जाती है, ठीक है। चलिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट तक पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, यानी क्रेडिट तक पहुंच प्रदान करने का जो है उद्देश्य क्या है। तो अस्थायी आजीविकाओं को बढ़ावा देना, अस्थायी आजीविकाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना में DAY का अर्थ क्या है, DAY में DAY का जो है अर्थ क्या होगा ये आपको बताए थे शुरू में। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना हो जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ब्याज सबवेंशन
ब्याज सबवेंशन का लाभ किसे मिलता है? तो ब्याज सबवेंशन का जो लाभ मिलता है वो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह को मिलता है, ग्रामीण स्वयं सहायता समूह को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण युवाओं के ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का लाभ क्या है? कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को संगठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को संगठित करने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कमजोर समूह में कौन शामिल है? कमजोर समूह में कौन शामिल है? तो हो जाएगा दोस्तों ये SC ST और महिलाएं शामिल है, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं शामिल है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ये सभी कमजोर समूह में शामिल है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाता है? यानी सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों, यानी उन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करके और उन्हें आर्थिक क्षमता बढ़ाने में मदद करके, उन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करके और उन्हें आर्थिक क्षमता बढ़ाने में मदद करके। ठीक है, तो यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस पर अत्यधिक बल देता है? यानी किस पर अत्यधिक बल देता है? तो हो जाएगा दोस्तों आजीविका संवर्धन पर अत्यधिक बल देता है, आजीविका संवर्धन पर अत्यधिक बल देता है। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है? तो हो जाएगा डिमांड ड्रिवेन दृष्टिकोण, डिमांड ड्रिवेन दृष्टिकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रमुख लक्षित समूह कौन सा है? प्रमुख लक्षित समूह कौन है? चलिए, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा नहीं, ग्रामीण गरीब विशेष रूप से महिलाएं जो है लक्षित है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण है? स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण है? तो बैंक लिंकेज योजना, बैंक लिंकेज योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण गरीबों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? तो ग्रामीण गरीब को वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और कौशल विकास प्रदान की जाती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस प्रकार का कार्यक्रम है? किस प्रकार का ये कार्यक्रम है? तो केंद्र प्रायोजित है, केंद्र प्रायोजित है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म जो है पूछा गया था, जो कि आपको पहले ही बताए हैं। तो कि DAYNRLM का जो है पूर्ण रूप, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से आपको बताना है। तो अभी बताए थे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DAYNRLM किस भारतीय दर्शन से प्रेरित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अंत्योदय योजना से प्रेरित है, अंत्योदय योजना से ये प्रेरित है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की प्राथमिक भूमिका क्या है? यानी इसका जो है गठित स्वयं सहायता समूह की प्राथमिक भूमिका यहाँ पे पूछा गया है। तो ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना, ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना। ठीक है, ये SHG यानी स्वयं सहायता समूह का कार्य है, SHG का काम है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान राज्यों के लिए जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्त पोषण का अनुपात क्या है? तो वित्त पोषण का अनुपात अभी बताए थे आपको 60:40, यानी 60 केंद्र का है और 40 राज्य का है, 60 केंद्र का और 40 राज्य का है। ठीक है, चलिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के वित्त पोषण का अनुपात क्या है? यानी जो है आपको पूर्वोत्तर राज्य, यानी पूर्वोत्तर राज्य में जैसे सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, ये सभी राज्य, और हिमालय राज्य में जैसे हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें जो है वित्त पोषण का अनुपात क्या है? तो वित्त पोषण का अनुपात जो है 90:10, यानी 90 केंद्र सरकार का है और 10 राज्य सरकार का, 90 केंद्र सरकार का है और 10 राज्य सरकार का है। ठीक है, चलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी PMAYG। इसका जो है आप लोग याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास जो है योजना ग्रामीण। ठीक है, चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2016 में स्टार्ट हुआ था। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका जो है उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीब को पक्का घर उपलब्ध करना, ग्रामीण गरीब को पक्का घर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? यानी इसका जो संचालन होता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने वर्ग मीटर का घर बनाना अनिवार्य है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने वर्ग मीटर का घर बनाना यानी अनिवार्य है? ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी 30 वर्ग मीटर के अंदर, 30 वर्ग मीटर के कम से कम होना चाहिए आपका घर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी की पात्रता किस आंकड़े के आधार पर तय किया जाता है? चलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी की पात्रता किस आंकड़ों के आधार पर तय होती है? तो दोस्तों हो जाएगा, यानी सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार, सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार जो है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत घर बनाने के लिए कितनी किस्तों में राशि दी जाती है? तो घर बनाने के लिए दोस्तों 3 किस्तों में, घर बनाने के लिए 3 किस्तों में राशि दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने पर लाभार्थी को कितनी मजदूरी मनरेगा से मिल सकती है? तो मनरेगा से कितनी राशि मिल सकती है? तो दोस्तों 90 दिन, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने पर लाभार्थी को 90 दिनों की जो है मजदूरी मनरेगा से मिल सकती है, 90 दिनों की मजदूरी मनरेगा से मिल सकती है। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समानता क्षेत्र में कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? यानी इसके तहत जो कितनी राशि जो है वो आपको मिलता है? तो 1.2 लाख, 1.2 लाख जो है आपको मिलता है 3 किस्तों में। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको जो है 3 किस्तों में 1.2 लाख रुपया जो है मिलता है, यानी 1,20,000। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहाड़ी और कठिन क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है? पहाड़ी और कठिन क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है? तो 1.5 लाख, यानी 1,50,000, 1,50,000 दी जाती है। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं की भूमिका क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं की भूमिका क्या है? तो लाभार्थी के रूप में प्राथमिकता, लाभार्थी के रूप में प्राथमिकता हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वित्त पोषण समानता राज्य में किस प्रकार का है? प्रधानमंत्री आवास योजना का वित्त पोषण समानता राज्य में किस प्रकार है, यानी किस प्रकार जो है राज्य और केंद्र सरकार देता है? तो केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40, केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40 देता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों में केंद्र और राज्यों का जो अंशदान है वो किस अनुपात में है? तो केंद्र और राज्यों का जो अंशदान है वो 90:10। अभी बताए थे कि जो पहाड़ी इलाका है और जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ पर जो है 90 और 10 के अनुपात में जो है वहाँ पे अंशदान है। ठीक है, 90 केंद्र सरकार और 10 राज्य सरकार। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी की सूची किसके द्वारा तय की जाती है? लाभार्थी की सूची जो है किसके द्वारा तय की जाती है? तो पंचायत ग्राम सभा के द्वारा, पंचायत ग्राम सभा के द्वारा जो है तय की जाती है। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में किस प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है? प्रधानमंत्री आवास योजना में किस प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है? तो जिनके पास कच्चा घर या बेघर है, जिनके पास कच्चा घर है या बेघर है उसको जो है प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, उसको पहले मकान दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा।
चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में किस प्रकार का टॉयलेट अनिवार्य है? प्रधानमंत्री आवास योजना में किस प्रकार का जो टॉयलेट है वो अनिवार्य है? तो स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट, स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल का नाम क्या है? ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो पोर्टल है इसका नाम क्या है? तो आवास सॉफ्ट नाम है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मित्र किसे कहते हैं? तो आवास मित्र किसे कहते हैं? तो लाभार्थियों को सहायता करने वाले स्वयंसेवक को, लाभार्थियों को सहायता करने वाले स्वयंसेवक को आवास मित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व नाम क्या था? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है पूर्व नाम क्या था? तो इंदिरा आवास योजना नाम था, इंदिरा आवास योजना नाम था। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना कब जो है स्थापना हुआ था? तो 2016 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया 2016 में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसको नाम दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। पहले इसका इंदिरा आवास योजना नाम था, इंदिरा आवास योजना नाम था। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी घर बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है? तो दोस्तों हो जाएगा यानी 2 करोड़ घर बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें घर के साथ कॉर्नर की सुविधा दी जाती है, यानी घर के साथ कौन सी सुविधा यहाँ पे हो जाएगा, घर के साथ कौन सी सुविधा दी जाती है? तो घर के साथ जो है दोस्तों ये सभी सुविधा दी जाती है, यानी एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पेयजल कनेक्शन, ये सभी सुविधा जो है घर के साथ मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर के साथ साथ एलपीजी गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पेयजल कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नारा क्या है? ये नारा क्या है? तो नारा है कि पक्का घर, यानी इंग्लिश में हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, और हिंदी में बात करें तो पक्का घर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी चयन में अपील करने का प्रावधान किस स्तर पर है? प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी चयन में अपील करने का जो प्रावधान है वो किस स्तर पर है? तो जिला स्तर पर है, जिला स्तर पर है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी किस माध्यम से की जाती है? प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी जो है किस माध्यम से की जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मोबाइल ऐप के माध्यम से, उपग्रह मानचित्रण के माध्यम से और फील्ड विजिट के माध्यम से, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर निर्माण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर निर्माण में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो काफ़ी अधिक है, सबसे अधिक है। तो यहाँ पे जो है ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ शीर्ष स्थान पर जो है ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने प्रतिशत दिव्यांगजन को प्राथमिकता दी जाती है? कितने प्रतिशत दिव्यांगजन को प्राथमिकता है? तो दोस्तों 3% है, जो दिव्यांग है उसको 3% जो है वो प्राथमिकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्जेंस का अर्थ क्या है? तो जगह कई योजनाओं को जोड़ना जो है कन्वर्जेंस का जो है अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, कई योजनाओं को जोड़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई जो है इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो है ऑब्जेक्टिव करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो शुरुआत जो है दोस्तों ये 2000 ईस्वी में हुआ था, 2000 ईस्वी में शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर से। ठीक है, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी से शुरुआत हुआ था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो 2000 में कौन प्रधानमंत्री थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इसी ने ये आज इस योजना को जो है स्टार्ट किया था। चलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संचालन कौन करता है, यानी संचालन कौन करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका जो है संचालन करता है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है कि प्रारंभिक चरण में कितनी जनसंख्या वाले गाँव को जोड़ने का लक्ष्य है?
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है प्रारंभिक चरण में कितनी जनसंख्याओं वाले गाँव को जोड़ने का जो है वो लक्ष्य है। तो हो जाएगा दोस्तों कम से कम उस गांव का जनसंख्या 1000 होना चाहिए। कम से कम उस गांव का जो जनसंख्या है वो 1000 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण का शुरुआत कब हुआ था। दूसरे चरण का जो शुरुआत है वो कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये 2013 में दूसरे चरण का जो शुरुआत है 2013 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण कब शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण कब शुरुआत हुआ था। तो 2019 में। ठीक है, तीसरा चरण का शुरुआत 2019 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वित्तीय व्यय किस प्रकार का होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वित्तीय व्यय यानी वित्तीय खर्च जो है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वित्तीय व्यय किस प्रकार का है। तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है व्यय करता है, खर्च करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र और राज्य। यहाँ पर भी 60:40 है, 60:40 है। ठीक है, और जो पूर्वी राज्य है वहाँ पर 90:10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किस प्रकार की सड़कें जो है बनाई जाती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑल वेदर सड़कें बनाई जाती है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी हर मौसम में चलने योग्य सड़कें बनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निगरानी कौन सा पोर्टल करता है, कौन सा पोर्टल जो है वो करता है। तो हो जाएगा यानी OMMAS करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। यानी OMMAS का जो कि फुल फॉर्म हो जाएगा यानी ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रतीक चिन्ह किस रंग की सड़कें दर्शाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस रंग की सड़क दर्शाता है। तो ये हो जाएगा हरा रंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कौन सी तकनीकी को बढ़ावा दिया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है कौन सी तकनीकी को बढ़ावा दिया जाता है। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस मानक पर आधारित है। ग्रामीण सड़कों का जो निर्माण है किस मानक पर आधारित है। तो IRC हो जाएगा, IRC पर आधारित है यानी इंडियन रोड जो है कांग्रेस। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, यानी IRC पर आधारित है। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राथमिकता किसे दी जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो प्राथमिकता जो है वो किसे दिया जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों स्कूल स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े गाँव, स्कूल स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े गाँव को जो है प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है। गुणवत्ता नियंत्रण की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है। तो दोस्तों हो जाएगा यानी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और थर्ड पार्टी एजेंसी की, सभी की होती है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क न्यूनतम चौड़ाई मैदानी क्षेत्र में कितनी होनी चाहिए। तो मैदानी क्षेत्र में सड़क कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। तो हो जाएगा दोस्तों 3.75 मीटर होनी चाहिए मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड का मुख्य लक्ष्य क्या है। थर्ड का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ग्रामीण सड़कें बाजार से जोड़ना, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रकार की योजना है। तो हो जाएगा दोस्तों ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़कें निर्माण का लक्ष्य था। जो फर्स्ट योजना था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क निर्माण करने का लक्ष्य था। तो 5 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का जो है लक्ष्य था।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी से क्या लाभ हुआ है, ग्रामीण कनेक्टिविटी से क्या लाभ प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हो जाएगा कृषि विपणन में सुविधा, कृषि विपणन में सुविधा, स्वास्थ्य सेवा में सुविधा यानी स्वास्थ्य सेवा में पहुंच, और शिक्षा सुविधा यानी सभी में जो है वो लाभ हुआ है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए पीएमजी यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ई मार्ग क्या है। तो ई मार्ग एक मोबाइल ऐप है, ई मार्ग एक मोबाइल ऐप है जो कि कार्य प्रगति की निगरानी करता है, जो कार्य प्रगति की निगरानी करता है। ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत जो है वो किस दिन हुआ था। तो शुरुआत जो है 25 दिसंबर को हुआ था, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फंड किससे मिलता है। तो जो फंड मिलता है वो सड़क उपकर से मिलता है, सड़क जो कर है, सड़क पर जो है टैक्स लिया जाता है, उसी टैक्स से जो है वो चलता है। ठीक है। तो सड़क उपकर से मिलता है। ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सामाजिक अंकेक्षण किसका कार्य करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सामाजिक अंकेक्षण किसका कार्य है। तो हो जाएगा पंचायत का कार्य है, पंचायत का कार्य है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिला है। तो ग्रामीण किसान को सबसे अधिक लाभ मिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हो जाएगा पुरानी सड़कों का उन्नयन करना, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का यानी 2 यानी सेकंड का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। ये सेकंड का मुख्य उद्देश्य था कि जो पुरानी सड़क है उसको जो है पुनर्निर्माण करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा निकाय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तकनीकी समर्थन करता है। कौन सा निकाय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तकनीकी समर्थन करता है। तो ये हो जाएगा CRRI हो जाएगा यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जो है किस प्रकार की होती है, यानी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो किस प्रकार की सड़क होती है। तो पक्की होती है जहाँ पर बिटुमिनस और कंक्रीट से बना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में GIS आधारित निगरानी क्यों शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में GIS आधारित निगरानी क्यों शुरू की गई है। तो पारदर्शिता लाने के लिए जो है शुरू किया गया है GIS। ठीक है। GIS जो है ये पारदर्शिता लाने के लिए जो है शुरू किया गया था। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नारा क्या है। तो नारा है कि सड़क होगी तो विकास होगा, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नारा है। ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तीसरे स्तर की गुणवत्ता निगरानी करता है। तो तीसरे स्तर की गुणवत्ता निगरानी कौन करता है। तो स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर ये तीसरे स्तर की जो है निगरानी करता है। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़कें बनी है। तो दोस्तों हो जाएगा 7 लाख, यानी 7 लाख किलोमीटर जो है सड़क बना है 2022 तक। ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किस राष्ट्रीय लक्ष्य को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किस राष्ट्रीय लक्ष्य को बढ़ावा मिला है। तो हो जाएगा ग्रामीण विकास और समावेशी वृद्धि में जो है बढ़ावा मिला है। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग जो है वो प्रोत्साहित किया जाता है। सड़क निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग प्रोत्साहित किया जाता है। तो हो जाएगा रिसाइकल प्लास्टिक को जो है वो प्रोत्साहित किया जाता है कि आप सड़क में इसको जो है लगाइए। ठीक है। सड़क निर्माण में रिसाइकल प्लास्टिक, ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ठड में किन सड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। ठड में किन जो है सड़कों की प्राथमिकता दी जाती है। तो कृषि बाजार से जोड़ने वाली सड़क को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी सराहा है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी जो है सराहना किया है? तो हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक ने भी सराहना किया है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्राथमिकता किसे दी जाती है? जो प्राथमिकता है वो किसको मिलता है? तो आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र को, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र को मिलता है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? दीर्घकालिक लक्ष्य जो है वो क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा हर गांव तक सड़क, यानी हर गांव तक सड़क, ये जो है भविष्य का जो है लक्ष्य है, यानी हर गांव तक सड़क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 में, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 में कितनी सड़कें अपग्रेड करने का लक्ष्य था? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी 50,000 किमी, 50,000 किमी जो किलोमीटर सड़क अपग्रेड करने का लक्ष्य था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का द्वितीय चरण में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कि 50,000 किलोमीटर का जो सड़क है उसको अपग्रेड करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ है कि पर्यटन बढ़ा है, यानी इससे पर्यटन बढ़ा है, गांव और शहर की दूरी कम हुई है। ठीक है, और रोजगार बढ़ा है, तो ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग इसका जो है ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले जो है आपको प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ था ये याद रखना है। तो दोस्तों ये 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है आया है? यानी जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का पहला घटक कौन सा है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का जो है वो पहला घटक कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं का वित्त पोषण किस प्रकार होता है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं का जो वित्त पोषण है वो किस प्रकार होता है? तो पूर्ण केंद्र वित्त पोषण, पूर्ण केंद्र वित्त पोषित होता है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का लाभ किसे दिया जाता है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का जो है लाभ किसे मिलता है? तो गरीब रेखा से नीचे सभी परिवार को, गरीब रेखा से नीचे सभी परिवार को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की निगरानी कौन करता है? तो इसका जो निगरानी है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस प्रकार की योजना है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है किस प्रकार की योजना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा और सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा और सहायता योजना है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं का लाभ किस प्रकार का है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं का जो लाभ है वो किस प्रकार है? तो निशत लाभ है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, निशत लाभ है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को योजनाओं को लाभार्थी की पहचान कौन करता है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को योजनाओं को लाभार्थी किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इसका पहचान कौन करता है? तो राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय करता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की योजनाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ये जो योजना है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो सामाजिक सहायता के जो है सामाजिक सहायता के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इस योजना के अंतर्गत जो है वर्तमान में 5 योजना जो है चल रही है,
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजना है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 5 योजना। और ये कौन कौन योजना है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और अन्नपूर्ण योजना। अन्नपूर्ण योजना जो है ये सभी जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन किस आधार पर दी जाती है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन जो है किस आधार पर दी जाती है? तो पेंशन मासिक आधार पर, यानी मंथली मिलता है, सभी को मंथली मिलता है पेंशन, ठीक है। तो मासिक आधार पर जो है पेंशन दी जाती है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विकलांग पेंशन कब मिलता है? तो कम से कम जो है उसका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, कम से कम उसका जो उम्र है वो 18 वर्ष होना चाहिए, उसके बाद ही उसका जो है विकलांग पेंशन मिलता है, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की अन्नपूर्ण योजना किसके लिए है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की अन्नपूर्ण योजना किसके लिए है? तो मुफ्त अनाज के लिए, यानी इसके तहत जो है मुफ्त अनाज मिलता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन पाने के लिए न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत क्या होना चाहिए, यानी कम से कम कितना वो विकलांग होना चाहिए? तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कम से कम 50% विकलांग होगा तभी जो है उसको पेंशन मिलेगा, तभी उसको जो है पेंशन मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का जो पात्रता को होना चाहिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की पात्रता होना चाहिए। तो हो जाएगा दोस्तों, यानी आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए तभी उसको जो है लाभ मिलेगा। आवेदक जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए तभी जो है इसको लाभ मिलेगा। और आवेदक की आयु कम से कम जो है 60 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक की आयु जो है कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए तभी जो है उसको राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम मिलेगा, ठीक है। तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्नपूर्ण योजना के अलावा कौन सी योजना शामिल है? अभी आपको बताए थे 5 योजना, इसमें से 4 योजना यहाँ पे दिया गया है और 5वां योजना आपसे पूछा गया है कि 5वां योजना कौन सा होगा। तो ये राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है, यानी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, यानी आप लोग ये योजना जो 5 योजना है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, ये 5 योजना जो है आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन? तो राष्ट्रीय पेंशन वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, ये 2 हो गया। तीसरा है कि विकलांग पेंशन योजना और चौथा है अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना ये चौथा है। और 5वां है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जो है ये 5वां है, ठीक है। तो ये 5 योजना जो है इसके अंतर्गत जो है काम करती है। चलिए एनएसएपी जो है राष्ट्रीय सामाजिक जो सहायता कार्यक्रम है, इसका जो है आपसे जो है फुल फॉर्म देखिए पूछा गया है कि एनएसएपी, सबसे पहले बताए थे कि इसका फुल फॉर्म जो है आपसे पूछ सकता है। तो एनएसएपी का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। और इंग्लिश में बात करें तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शामिल नहीं है, यानी कौन सी योजना जो है वो शामिल नहीं है। यानी अन्नपूर्णा योजना अभी बताए थे 5 योजना, वो कौन सा योजना जो है इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ये 5 योजना में से एक योजना है, ये बिल्कुल सही है। अन्नपूर्ण योजना ये भी 5 योजना में से एक योजना है, ठीक है। नेक्स्ट है महिला किसान सशक्तिकरण योजना, ये जो है 5 योजना में से नहीं शामिल है, ठीक है। 5 योजना में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला किसान सशक्तिकरण योजना जो है वो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत काम नहीं करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जब आरंभ हुआ था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जब आरंभ हुआ था तो उसके कितने अवयव थे, यानी उसके कितने अवयव थे? तो 3 अवयव थे, 3 अवयव थे, ठीक है। कौन कौन? तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, यानी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ये पहला हो जाएगा, पहले 3 था, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ये 3 योजना पहले काम कर रहा था, ठीक है। बाद में इसमें दो जो योजना है और ऐड हो गया, अब जो है 5 जो योजना है वो काम कर रही है, ठीक है। चलिए अब जो है स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, पीएम किसान योजना, जिसके तहत जो है 6,000 रुपये का जो राशि हर
साल जो है दी जाती है किसानों को। दो हज़ार रुपया जो है 3 किस्तों में, दो हज़ार रुपया जो है 3 किस्तों में मिलता है, ठीक है। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये स्टार्ट हुआ था 24 जनवरी 2019 को। 24 जनवरी 2019 को ये योजना स्टार्ट हुआ था और इस योजना के अंतर्गत जो है 6,000 रुपये जो है राशि दी जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अगस्त 2005 में प्रधानमंत्री ने पीएम किसान की कौन सी किस्त जारी किया था। 1 मिनट, यहाँ पे 2025 होगा, 2025 हो जाएगा, ठीक है। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान की कौन सी किस्त जारी किया है, तो ये 20वां किस्त जारी किया है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 20वां किस्त जारी किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब जो है प्रारंभ हुआ था। इसका जो है प्रारंभ कब हुआ था, तो अभी बताए थे 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान योजना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यानी इसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 24 जनवरी 2019 को। 24 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुआ था। पीएम किसान योजना क्या है? पीएम किसान योजना है तो ये हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें 100% जो वित्त पोषण देता है वो भारत सरकार देता है। 100% जो है वो केंद्र सरकार देता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो अभी बताए थे आपको प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपया जो है मिलता है, प्रति वर्ष 6,000 रुपया, ठीक है। चलिए, पीएम किसान योजना के तहत प्रति वर्ष कुल कितने किस्तों प्रति वर्ष कुल कितने किस्त प्रदान की जाती है। तो प्रति वर्ष 3 किस्त, प्रति वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपया जो है वो किसान को मिलता है, ठीक है। चलिए, पीएम किसान योजना के तहत प्रति किस्त राशि कितनी है। तो प्रति किस्त जो राशि होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2,000 रुपया, 2,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पीएम किसान योजना के लिए परिवार की परिभाषा में कौन शामिल है। परिवार की परिभाषा में कौन शामिल है, तो या तो पति को मिलेगा या पत्नी को मिलेगा या नाबालिग बच्चे को मिलेगा, ठीक है। ये सभी शामिल है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, पीएम किसान योजना के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें, ठीक है। चलिए, इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है, तो हो जाएगा पात्र किसानों की पहचान केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो जो पहचान है वो दोस्तों ये राज्य सरकार करता है, ना कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पैसा देता है, ना कि पहचान करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कथन है कि पात्र किसानों की पहचान राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के द्वारा की जाती है। यानी पात्र किसानों की पहचान जो है राज्य में राज्य सरकार करेगी और जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर जो है प्रशासन करेगी, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन करेगी, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान कौन है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान कौन है, यानी किसको लाभ मिलेगा, तो सभी किसानों को मिलेगा, सभी किसानों को मिलेगा, चाहे वो छोटे किसान हो या सीमांत किसान हो, सभी को मिलेगा, ठीक है। चलिए, कौन पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं है, यानी कौन की पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं है। तो दोस्तों हो जाएगा सभी संस्थागत भूमि धारक, सभी संस्थागत भूमि यहाँ पे कहा गया है, यानी सभी। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, यानी कोई भी संवैधानिक पद पर है तो वो जो है पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है। और पूर्व एवं वर्तमान मंत्री या राज्य मंत्री, यानी कोई भी किसी भी पद पर है तो उसको ये जो पीएम किसान योजना है ये पात्र नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कौन पात्र सही नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी जो है कथन ये जो है वो पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं है, यानी सभी सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। सभी सही है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कौन पात्र नहीं है, तो ये सभी पात्र नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। चलिए, प्रथम कथन है कि यह योजना किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करती है। पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है ये योजना किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करती है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए कथन 1 सही है। बाकी जो कथन है 2, 3 ये दोनों गलत है, ठीक है। केवल एक कथन सही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता जो है वो कैसे वितरित की जाती है। पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता कैसे प्रदान की जाती है,
तो दोस्तों 2000 रुपये की 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। अभी बताए थे आपको 2000 रुपये की 3 किस्तों में जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम किसान योजना के लिए लाभ के भुगतान करने का तरीका क्या है। पीएम किसान योजना के लिए लाभ के भुगतान का तरीका क्या है। तो सीधा बैंक हस्तांतरण, सीधा बैंक हस्तांतरण यानी सीधा बैंक खाते में मिलता है। ठीक है, चलिए पीएम किसान योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो किया जाता है। पीएम किसान योजना का जो क्रियान्वयन है किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए पीएम किसान योजना का मुख्य लाभ क्या है। पीएम किसान योजना का जो है मुख्य लाभ क्या है। तो वित्तीय सहायता हो जाएगा, वित्तीय सहायता हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीएम किसान योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य क्या है। पीएम किसान योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य क्या है। तो किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीएम किसान योजना में किसान अपनी जानकारी ऑनलाइन कहाँ से अपडेट करते हैं। पीएम किसान योजना में किसान अपनी जानकारी जो है ये कहाँ से अपडेट करते हैं। तो पीएम किसान पोर्टल से, पीएम किसान पोर्टल से। ठीक है, चलिए पीएम किसान योजना किस प्रकार की योजना है। पीएम किसान योजना जो है किस प्रकार की योजना है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, पीएम किसान योजना की पहली किस्त कब जारी हुआ था। तो पहली किस्त फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 में जारी हुआ था, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीएम किसान योजना की निधि का स्रोत क्या है। पीएम किसान योजना का जो निधि का स्रोत है वो क्या है। तो दोस्तों हो जाएगा निधि का स्रोत केंद्र सरकार है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार इसमें जो है पैसा देती है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पीएम किसान योजना के लिए लाभार्थी की पहचान कौन करता है। तो लाभार्थी का जो पहचान है वो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश करता है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश करता है, यानी राज्य में राज्य सरकार और केंद्र में केंद्र शासित प्रदेश करता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्या आयकर दाता पीएम किसान योजना के पात्र है। या आयकर दाता जो है वो पीएम किसान योजना के लिए पात्र है। तो हो जाएगा नहीं, यानी वो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, क्योंकि वो जो है छोटे किसान के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए पीएम किसान पोर्टल पर किसान क्या कर सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पर जो है किसान क्या कर सकते हैं। तो ई केवाईसी पूरा कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं, भुगतान की स्थिति जांच सकते हैं, ये सभी कर सकते हैं। केवाईसी कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं और भुगतान की स्थिति भी जांच सकते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीएम किसान योजना की घोषणा किसने की। पीएम किसान योजना की घोषणा किसने किया। तो वित्त मंत्री ने, वित्त मंत्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीएम किसान योजना किस तारीख से जो है प्रभावी हुआ है। पीएम किसान योजना किस तारीख से प्रभावी हुआ है। तो 1 दिसंबर 2018 से, 1 दिसंबर 2018 से जो कि प्रभावी हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए क्या पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक पीएम किसान योजना के पात्र है। या पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद हो गया, विधायक हो गया, पीएम किसान योजना की जो है वो पात्र है। तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं, क्योंकि सभी किसी न किसी संवैधानिक पद पर है। ठीक है, चलिए क्या संस्थागत भूमिधारक पीएम किसान योजना के लिए पात्र है। क्या संस्थागत भूमिधारक पीएम किसान योजना के पात्र है। तो हो जाएगा दोस्तों नहीं। ठीक है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता के लिए किसान के पास कितनी भूमि होनी अनिवार्य है, यानी कितनी भूमि जो है होना चाहिए। तो कम से कम जो है इसका जो है कोई सीमा नहीं है। पीएम किसान योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए जो किसान के पास भूमि होना चाहिए कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बटैया पर भी जो है इसको लाभ मिल सकता है। चलिए पीएम किसान योजना के तहत, पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता, एक पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता कितनी किस्तों में और कितने समय के अंतराल पर जो है प्रदान की जाती है। तो दोस्तों 3 किस्तों में मिलता है और 4 मंथ के अंतराल पर, 4 मंथ के अंतराल पर जो है 3 किस्तों में राशि मिलती है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो है उद्देश्य है कि किसानों को उनकी खेती और घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसानों को उनकी खेती और घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीएम किसान योजना के तहत धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किस माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। तो दोस्तों हो जाएगा इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जो कि धन जो वितरित की जाती है। ठीक है, चलिए क्या 10,000 रुपया से अधिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त
व्यक्ति पीएम किसान योजना का जो है लाभ ले सकता है? तो दोस्तों हो जाएगा नहीं। अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर पेंशन मिलता है तो वो जो है पीएम किसान योजना का पात्र नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा किस बजट भाषण में की गई थी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा किस बजट भाषण में की गई थी? तो अंतरिम बजट 2019 में, अंतरिम बजट 2019 में किया गया था, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम किसान योजना की पारदर्शिता को बढ़ावा देने में क्या मदद करता है? पीएम किसान योजना की पारदर्शिता को बढ़ावा देने में क्या जो है मदद करता है? तो सीधे बैंक खाते में डीबीटी, सीधे बैंक खाते में जो है डायरेक्ट जो है ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, क्या पीएम किसान योजना में गलत तरीके से पैसे लेने पर सरकार वसूली कर सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाँ, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम किसान के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली जो सहायता है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो आय सहायता हो जाएगा, आय सहायता होनी चाहिए, ठीक है? ऑप्शन डी। चलिए, पीएम किसान योजना में पात्र किसान परिवार में नाबालिग बच्चे की आयु सीमा क्या है? पीएम किसान योजना में पात्र किसान परिवारों में नाबालिग बच्चे की आयु जो है वो आयु सीमा क्या है? तो 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम है, ठीक है? चलिए, पीएम किसान योजना से बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने में किससे मदद मिलती है? पीएम किसान योजना से बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने में किससे जो है मदद मिलती है? तो सीधे बैंक खाते में भुगतान, सीधे बैंक खाते में भुगतान से जो है सीधा डायरेक्ट जो है मदद मिलती है, ठीक है? इसमें बिचौलिया का कोई काम नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए, क्या पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है? तो दोस्तों हो जाएगा हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है केवाईसी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो जाएगा, ठीक है? चलिए, इसका क्वेश्चन यहाँ से लगाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव का कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्टार्ट कब हुआ था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्टार्ट कब हुआ था? तो 2007 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? चलिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? दोस्तों हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना काम करती है, ठीक है? तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संशोधित नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संशोधित नाम क्या है? तो हो जाएगा यानी RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? इसको परिवर्तित कब किया गया था? तो 2017 से 18 में, 2017 से 18 में इसको जो है परिवर्तित किया गया था। RKVY से RKVY रफ्तार कर दिया गया था, ठीक है? तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, RKVY रफ्तार हो गया है नया नाम 2017-18 में, ठीक है? चलिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है दोस्तों ये 11वीं पंचवर्षीय के समय जो है स्टार्ट हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है स्टार्ट हुआ था 2007 में। 2007 में जो है 11वीं पंचवर्षीय के समय जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो है उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन इसका भी हो जाएगा कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का समग्र विकास, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का समग्र विकास हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को किस परिषद की सिफारिश पर शुरू किया गया था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को किस परिषद की सिफारिश पर शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर, राष्ट्रीय विकास परिषद के सिफारिश पर जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है? तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RKVY रफ्तार का पूरा नाम क्या है? RKVY रफ्तार का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा नहीं, चलिए, RKVY रफ्तार का जो कि फुल फॉर्म है और जो कि आज है रिमोरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, जो है अलाइड सेक्टर यानी रिजुवेशन, ठीक है? यानी रिमोरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवेशन, ठीक है? ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए, ठीक है?
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रकृति क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है? तो केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात क्या होता है? तो सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण होता है 60:40 होता है, 60:40 होता है। ठीक है, पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में वित्त पोषण का अनुपात बताए थे 90:10, 90:10 होता है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की संरचना कितने स्तरों पर होती है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की संरचना जो है कितने स्तरों पर होती है? तो 3 स्तर पर होती है, 3 स्तर पर होती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BGREI का जो है यानी BGREI उप योजना का विस्तार क्या है? नहीं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नहीं, ब्रिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ब्रिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक अन्य नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो है एक अन्य नाम जो है वो क्या है? तो NADP योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक अन्य नाम है NADP योजना, यानी नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य कृषि में कितनी वृद्धि दर हासिल करना है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य कृषि में कितने वृद्धि दर हासिल करना है? ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4%, 4% जो है वो वृद्धि दर हासिल करना लक्ष्य है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरपीएस का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आरपीएस का फुल फॉर्म, चलिए, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि आरपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल, रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में चारा विकास किस घटक से जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में चारा विकास किस घटक से जुड़ा हुआ है? तो चारा जो विकास है दोस्तों, ये AFDP योजना से जुड़ा हुआ है, AFDP योजना से। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो हो जाएगा शिक्षा का डिजिटलीकरण करना, शिक्षा का डिजिटलीकरण करना, ये जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है गलत है। बाकी कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सभी शामिल है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है राज्यों को क्या स्वतंत्रता देती है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्यों को क्या स्वतंत्रता देती है? तो अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना बनाना, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लाभ किसे मिलता है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लाभ किसे मिलता है? तो किसान और FPOS और सहकारी समितियों को, किसान को लाभ मिलता है, FPOS और सहकारी समितियों को मिलता है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो है मुख्य उद्देश्य तो कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना, कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निधि वितरण किस पर आधारित है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निधि वितरण जो है किस पर आधारित है? तो कृषि खर्च वृद्धि पर, और सिंचित क्षेत्र पर, और GSDP आदि पर। कृषि खर्च वृद्धि पर और सिंचित क्षेत्र पर और GSDP आदि पर जो है आधारित है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के हाल के रूप में PM RKVY यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को किस वर्ष मंजूरी मिली है? तो 2024 में मंजूरी मिली है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना को किस वर्ष मंजूरी मिली है? ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2024 में, 2024 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, PM जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है और कृषिोन्नति योजना पर कुल कितना बजट स्वीकृति हुआ है? तो कुल जो है 1,1321.61 करोड़ रुपया का जो है बजट स्वीकृति हुआ है। ठीक है, चलिए, कृषिोन्नति यानी कृषिोन्नति के लिए कृषिोन्नति योजना का फोकस क्या है? तो हो जाएगा बीज उत्पादन और बीज श्रृंखला को मजबूत करना, बीज उत्पादन और बीज श्रृंखला को मजबूत करना। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, BGREI किस राज्य में लागू हुआ है?
तो दोस्तों ये पूर्वी भारत में लागू हुआ है, पूर्वी भारत में लागू हुआ है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ब्रिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया हो जाएगा, यानी पूर्वी भारत में लागू हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। BGREI जो है कि कौन सी फसल पर BGREI से कौन सी फसल प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो है धान फसल जो है प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, धान फसल के जो है जो है अच्छे से योगदान इस योजना के तहत मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय केसर मिशन किस योजना से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय केसर मिशन, राष्ट्रीय केसर मिशन किस योजना से जुड़ा हुआ है, तो जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कौन सा मिशन चलाई जाती है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कौन सा मिशन चलाई जाती है, तो हो जाएगा मत्स्य पालन विकास मिशन और बागवानी विकास मिशन, मत्स्य पालन विकास मिशन और बागवानी मिशन हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन कौन करता है, तो दोस्तों ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संचालन करता है। ठीक है, चलिए कृषि उन्नति योजना का एक लाभ क्या है, तो हो जाएगा दोस्तों खाद्य सुरक्षा में योगदान देना, बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये सभी जो है करेक्ट हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से किसानों को क्या लाभ मिलता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से किसानों को लाभ क्या मिलता है, तो आय वृद्धि होता है, इन किसानों को आय वृद्धि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में उद्यमिता को बढ़ावा किस माध्यम से दिया जाता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में उद्यमिता को बढ़ावा किस माध्यम से दिया जाता है, तो कौशल विकास एवं स्टार्टअप सहायता से, कौशल विकास एवं स्टार्टअप सहायता से दिया जाता है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक चुनौती क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक चुनौती क्या है, तो हो जाएगा विभागीय समन्वय की कमी, विभागीय समन्वय की कमी हो जाएगा, किसानों का पलायन हो जाएगा और जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का सबसे बड़ा अवरोध क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का सबसे बड़ा जो अवरोध है वो क्या है, तो निगरानी की कमी, वित्तीय संसाधन की कमी और जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, निगरानी की कमी है, इसमें संसाधन की कमी है और जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है आवेदन में, किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है आवेदन में, तो पहचान पत्र या भूमि दस्तावेज या बैंक विवरण। ठीक है, ये सभी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आवश्यकता होती है, पहचान पत्र, भूमि दस्तावेज और बैंक वितरण। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आवेदन प्रक्रिया कैसी होती है, तो दोस्तों हो जाएगा ऑनलाइन और जिला कृषि कार्यालय से, ऑनलाइन और जिला कृषि कार्यालय से होता है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक सशक्त पहलू क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक सशक्त पहलू क्या है, तो खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का अभिसरण किसे किया गया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का अभिसरण जो है किसे किया गया है, तो NREGS और अन्य योजनाओं से, NREGS और अन्य योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस प्रकार की योजना है, तो दोस्तों हो जाएगा यानी कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी योजना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का अंतिम उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होता है केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना, केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुआ था, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में स्टार्ट हुआ था, 2014 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है, तो वार्षिक प्रीमियम राशि 20 रुपया है, 20 रुपया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के नए रुपए कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवरेज कितना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के नए रुपए कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवरेज कितना है, तो 2 लाख रुपया है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वर्तमान
वार्षिक प्रीमियम जो है यानी 1 जून 2022 के बाद कितना है, तो हो जाएगा यानी 436 रुपया, 436 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रवेश का जो आयु सीमा है वो क्या है, तो 18 से 50 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो प्रवेश करने का आयु सीमा है वो 18 से 50 वर्ष के जो है ये जो शामिल हो सकते हैं, यानी 18 से 50 वर्ष के लोग शामिल हो सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी कवरेज अवधि वर्ष में कब से कब तक होती है, तो दोस्तों हो जाएगा यानी 1 जून से 31 मई, 1 जून से 31 मई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार वार्षिक कवर जो है कितना है, तो प्रति परिवार वार्षिक कवर जो है दोस्तों ये 5 लाख है, कितना 5 लाख है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार वार्षिक कवर जो है वो 5 लाख है। ठीक है, चलिए PMJAY में पात्रता का प्राथमिक आधार क्या है, तो हो जाएगा दोस्तों ये SECC और सामाजिक आर्थिक जनगणना मानदंड, SECC सामाजिक और सामाजिक आर्थिक जनगणना मानदंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी आबादी का जो कवरेज क्रमशः कितना है, तो ग्रामीण में दोस्तों 75% और शहरी में 50%, ग्रामीण में 75% और शहरी में जो है वो 50% जो है कवरेज है। ठीक है, चलिए अटल पेंशन योजना में प्रवेश के लिए आयु सीमा क्या है, तो अटल पेंशन योजना में प्रवेश के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, 18 से 40 वर्ष। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री किसान मानधन में 60 वर्ष पर मिलने वाली मासिक पेंशन कितनी है, तो हो जाएगा 3000 रुपया, मासिक पेंशन 3000 रुपया है। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में 60 वर्ष पर पेंशन कितनी मिलती है, तो 3000 रुपया मिलती है, 3000 रुपया मिलती है। ठीक है, चलिए PM किसान पर प्रति वर्ष कुल कितनी वित्तीय सहायता किसानों को दी जाती है, तो अभी बताए थे 6000 रुपया। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मूल उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मूल उद्देश्य क्या है, तो गैस कनेक्शन स्वच्छता ईंधन प्रदान करना, गैस कनेक्शन स्वच्छता ईंधन प्रदान करना, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना किस लिए है, सुकन्या समृद्धि योजना किस लिए है, तो बेटियों के लिए बचत और शिक्षा व विवाह के लिए, बेटियों के लिए बचत या शिक्षा व विवाह के लिए है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस वर्ष जो है स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये 1995 में स्टार्ट हुआ था, 1995 में। ई श्रम पोर्टल का मूल उद्देश्य क्या है, तो ई श्रम पोर्टल जो है इसका मूल उद्देश्य है कि असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटा बेस व UAN बनाना, और संगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटा बेस व UAN बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का प्रमुख फोकस क्या है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का प्रमुख फोकस क्या है, तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा और नगद लाभ। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोलने की अधिकतम आयु सीमा जो है क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोलने की अधिकतम आयु जो है वो क्या है, तो 10 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए PM किसान की राशि किस माध्यम से किसानों के पास पहुंचाई जाती है, PM किसान की राशि किस माध्यम से किसानों के पास पहुंचाई जाती है, तो हो जाएगा DBT के माध्यम से, DBT के माध्यम से। ठीक है, चलिए MPJDY खातों में न्यूनतम बैलेंस के रखना अनिवार्य है या नहीं, MPJDY खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य है या नहीं, तो नहीं, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कैशलेस इलाज कहाँ उपलब्ध होता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कैशलेस इलाज जो है कहाँ पर उपलब्ध होता है, तो सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में, सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ESIC का नया जो है ESIC का नया SPREE 2025 अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो अंडर रजिस्टर्ड कर्मचारी या उद्यमियों को रजिस्टर करवाने के लिए,
अंदर रजिस्टर्ड कर्मचारी या उद्यमियों को रजिस्टर करवाने के लिए, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुकन्या समृद्धि योजना की वर्तमान ब्याज दर जो है वो कितना है, तो हो जाएगा यानी 8.2%, 8.2% हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली संतान के जन्म पर कितनी नगद राशि दी जाती है, तो पहली संतान के जन्म पर जो है वो 5,000 रुपया का जो है वो नगद राशि मिलती है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है राज्य सरकार की योजनाएं। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है राज्य सरकार की योजना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 2016 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब स्टार्ट हुआ था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए पीएम जो है विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य बीमा हो जाएगा। ठीक है, संजीवनी का संबंध किससे है, ई संजीवनी का संबंध जो है किससे है, तो टेलीमेडिसिन सेवा से। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी, तो प्रति माह जो है 3,000 रुपया जो है प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभार्थी कौन है, स्टैंड अप इंडिया योजना का जो है लाभार्थी कौन है, तो हो जाएगा दोस्तों अनुसूचित जनजाति और महिलाएं, ये सभी शामिल है। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ABC सभी। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए पीएम धन कृषि योजना की घोषणा किस बजट में हुआ था, तो ये केंद्रीय बजट 2025 से 26 में, केंद्रीय बजट 2025 से 26 में हुआ था। ठीक है, चलिए पीएमश्री योजना कब शुरू हुआ था, पीएमश्री योजना जो है स्टार्ट कब हुआ था, 2022 में स्टार्ट हुआ था। चलिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुआ था, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का जो शुरुआत है ये 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध किससे है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो संबंध है वो किससे है, तो वित्तीय समावेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किशोर श्रेणी के तहत अधिकतम कितनी राशि तक ऋण प्रदान किया जा सकता है, किशोर श्रेणी के अधिकतम, एक मिनट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किशोर श्रेणी के तहत अधिकतम कितनी राशि तक ऋण प्रदान किया जा सकता है, तो अधिकतम जो है दोस्तों ये 5 लाख तक जो है ऋण जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो व्यय यानी जो खर्च है वो कितना है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो खर्च है वो 75,021 करोड़ है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री बालिका या बालक साइकिल योजना का उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री बालिका या बालक साइकिल योजना का उद्देश्य क्या है, तो छात्र या छात्राओं को साइकिल प्रदान करना, छात्राओं या छात्रों को साइकिल प्रदान करना, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सक्षम जो परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सक्षम परियोजना का मुख्य उद्देश्य तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की संस्थागत क्षमता बढ़ाना और दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की संस्थागत क्षमता बढ़ाना और दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करना, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यानी जीवन चक्र दृष्टिकोण के तहत एक लड़की को यात्रा क्रम में कुल कितनी राशि जो है प्राप्त होती है, तो एक लड़की को कन्या उत्थान योजना के तहत जो है वो टोटल जो है वो 94,100 रुपया प्राप्त होती है, टोटल 94,100 रुपया जो है प्राप्त होती है। ठीक है, सभी योजना मिलाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका की प्रमुख उपलब्धियों में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है,
ठीक है। चलिए, कहा कि इसमें 90 लाख ग्रामीण परिवार शामिल है, ये बात बिल्कुल सही है। 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा, 2 नंबर कथन गलत है। कहा कि 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रामीण महिलाओं ने 10,650 करोड़ का जो है बैंक क्रेडिट प्राप्त किया है, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है कि पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत इस योजना से हुआ है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी 1, 3, 4 सही है, बाकी बीच है गलत है, ठीक है। चलिए, घर तक पक्की गली नालियाँ मिशन के अंतर्गत, घर तक पक्की गली नालियाँ मिशन के अंतर्गत कौन सा उप मिशन शहरी क्षेत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा मुख्यमंत्री शहरी गली नाली निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी गली नाली निश्चय योजना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए कौन सा शर्त लागू है? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए कौन सा शर्त लागू है? तो उम्र जो है कम से कम 20 से 25 वर्ष हो और रोजगार या प्रशिक्षण कम्युनिकेशन स्किल में नामांकन अनिवार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि सक्षम बिहार एवं स्व आत्मनिर्भर बिहार का उद्देश्य क्या है? सक्षम बिहार एवं स्व आत्मनिर्भर बिहार का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा नेटवर्कों को मजबूत करना और सेवा कवरेज बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करना और सेवा कवरेज बढ़ाना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में अब छात्रों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि क्या है? मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में अब छात्रों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन जो राशि है वो कितना है? तो हो जाएगा दोस्तों, यानी 10,000 रुपया, 10,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है।